नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील की है कि आप अपनी सभाओं में, रैलियों में मास्क जरूर पहनें और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। सुकमा में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद होने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वहीं 15 से ज्यादा जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया गया कि मुठभेड़ में नक्सलियों ने जवानों से 24 हथियार भी लूट लिए। साथ ही साथ भागते वक्त जवानों के जूते भी लेते गए। इस मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के अलावा सीआरपीएफ को भी सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हमले में सीआरपीएफ के 9 जवानों के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी और दूसरी बटालियन के 14 जवान शहीद हो गए हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या और आधिकारिक तौर पर बताया गया है, क्या कहीं कोई चूक ऐसी थी जिसकी वजह से नक्सली कामयाब हो पाए और सुरक्षा बलों को उन्होंने निशाना बना लिया? प्रशांत, देखिए, इस साल का यह सबसे बड़ा नक्सली हमला है और सबसे घातक नक्सली हमला है। फिलहाल आधिकारिक जानकारी जो है 14 छत्तीसगढ़ पुलिस डीआरजी के जवान मिसिंग हैं और 8 सीआरपीएफ के जवान मिसिंग हैं और करीब 8 से 10 के बीच में जो पार्थिव शरीर है उनका वो रिकवर हो चुका है। एक बड़ा हमला था, सुकमा बीजापुर सीमा के अंतर्गत यह हमला हुआ था और नक्सलियों का गढ़ है हिडमा, जो इनका बड़ा दुर्दांत नेता है, उसके गढ़ में सीआरपीएफ और डीआरजी का एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। तो काफी बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को घेरा और उसके बाद मुठभेड़ हुई जिसमें नक्सलियों ने नुकीले हथियारों से और बंदूकों से और हाथ से वार किया सीआरपीएफ के और डीआरजी के जवानों के ऊपर, और जिसकी वजह से इतनी बड़ी क्षति हुई। फिलहाल जो एडिशनल फोर्सेज हैं वह वहां पर गई हैं रीइंफोर्समेंट ड्यूटी के लिए। उनको ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और शहीद जवानों की तादाद और भी बढ़ सकती है। साथ ही ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुआ नक्सली हमला और इस साल का ये सबसे बड़ा नक्सली हमला बताया जा रहा है, जो नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बल पर यह हमला नक्सलियों के संगठन पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी प्लाटून 1 यूनिट ने किया है। इस ग्रुप का लीडर नक्सली नेता हिडमा है। हिडमा मुठभेड़ वाली जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे पोती गांव में रहता है और वहीं ये सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया था। 200 से 300 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी और नक्सलियों ने सुरक्षा बल की छोटी सी टुकड़ी पर चारों तरफ से घेर कर हमला किया। इस हमले में नक्सलियों ने गोलियों के साथ साथ नुकीले हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यानी नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग के साथ सुरक्षा बल को अपना निशाना बनाया है, लेकिन क्या अब इस पूरे मामले में जो नई स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं सर्च ऑपरेशन में, उसमें क्या यह माना जा रहा है कि उसी इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी और उन्हें घेर लिया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? जी बिल्कुल, पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बलों द्वारा नक्सली इलाकों में बहुत ही मजबूती से आगे अभियान बढ़ रहा था और नक्सलियों को काफी बड़ा नुकसान पहुंचा था। हिडमा की जहाँ तक सवाल है, ये जो नक्सलियों का नेता है, ये इस इलाके में रहता है, सुकमा और बीजापुर के जंगलों में, और नक्सल के शीर्ष नेताओं में से एक है। तो जब बाहर के एरियाज को डोमिनेट करने के बाद सुरक्षा बल जब अंदर की ओर बढ़े, जब जहां पर ये सुकमा रहता है, जहां पर हिडमा रहता है, आसपास के लोग मौजूद थे और बड़ी तादाद में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को घेरा और काफी मुठभेड़ हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है और बड़ी तादाद में नक्सली काडर भी मारे गए हैं। तो फिलहाल अभी जो वहां पर ग्राउंड के फोर्सेज हैं उनको मदद के लिए और फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और मिसिंग जो लोग हैं उनकी तलाश भी जारी है। सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में लगातार जारी है, लेकिन इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से भी फोन पर बातचीत की है और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। साथ ही साथ गृह मंत्री ने डीजी सीआरपीएफ को भी निर्देश दिए हैं कि मुठभेड़ वाली जगह पर जाएं और जरूरी कार्रवाई करें, एक्शन लें। इस बीच लापता जवानों की खोज के लिए बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जगदलपुर में शहीदों को अंतिम सलामी दी गई है और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है।
दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। 23 जवान इसमें शहीद हो गए हैं। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घायलों को बीजापुर या फिर रायपुर के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है, लेकिन जिन्होंने दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, ऐसे शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को जगदलपुर में अंतिम सलामी दी गई है और फिर उसके बाद उनके घर के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन पूरे इलाके में अब भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है और माना जा रहा है कि यहां कुछ जवान अब भी मिसिंग है, जिनकी तलाश के लिए और नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए ये मिशन सुरक्षा बल का इस पूरे इलाके में लगातार जारी है। सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बल की टुकड़ी पर हमला किया। सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान इसमें मौजूद थे, डीआरजी के और एसटीएफ के। ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन पर ये निकले थे। 5 कैंप से ये निकलकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ऐसे में एक कैंप से निकले जवानों को निशाना बनाकर इन नक्सलियों ने हमला किया है और बताया ये भी गया, जिसकी पुष्टि खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी की है, कि 4 ट्रैक्टर में नक्सली अपने साथियों के शव ले जाते हुए भी दिखाई दिए। यानी नक्सलियों को भी भारी नुकसान इसमें हुआ है, लेकिन देश को एक बड़ा नुकसान जब उनके जाबाज सबूतों ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हो गए। सुकमा बीजापुर के सीमावर्ती इलाकों में नक्सलियों से यह मुठभेड़ और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद कुछ और साथियों की तलाश में यह सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि सुरक्षा बल से मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि 21 जवान अब भी लापता हैं। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे। एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े। करीब लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था, उनसे भी बात हुई है और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं। आज शाम को मैं भी जाऊँगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ। तो ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है। गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया है, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हमारे साहसी सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। वो बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े और उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। देश के रक्षा मंत्री ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के एडिटर प्रकाश चंद्र होता। प्रकाश, जो सबसे अहम बात है वो ये कि आखिर क्या इतनी बड़ी घटना को नक्सली अंजाम देते हैं? कोई चूक हो गई थी जिसका फायदा नक्सलियों ने उठा लिया? मैं बता दूं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। माओवादियों का सबसे बड़ा कमांडर, जो खूंखार कमांडर है, वो है हिडमा। वो इस वक्त उसी जगह पे मौजूद था, जिसको लेकर जानकारी मिलने से सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ के स्पेशल टास्क फोर्स, डीआरजी तीनों को मिलकर ये प्लान किए किस तरह से इसको अंजाम दिया जाए और 7 अलग अलग जगह से फोर्स निकली उस जगह पे हमला करने के लिए। तर्रेम से निकली थी, बीजापुर जिले के तर्रेम से निकली थी 707 जवानों की फोर्स और उनकी
जो है वहीं पे मुठभेड़ होता है एक टोली के साथ, जिस पे 500 ऐसे माओवादी थे। मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटना 22 जवान जो शहीद हुए, क्यों शहीद हुए, उसके पीछे का मेन कारण यही है, जो माओवादियों की तरफ से जो उनके सबसे बड़ा कमांडो फोर्स है वो है सीआरसी, सेंट्रल रिजर्व कमांड। उसी पे ये इनके पास कोई भी माओवादियों का स्पेशल ऑपरेशन होता है तो उस पे इनको भेजा जाता है, या बड़े से बड़े कमांडर का सिक्योरिटी इनके पास रहता है। इसी सीआरसी के लोग उसमें थे। बटालियन, जैसे आर्मी में बटालियन होता है, माओवादियों का भी बटालियन है। उस बटालियन नंबर 1 का मुखिया जो है वो हिडमा है। हिडमा की जो बटालियन है वो थी, और कंपनी नंबर 1 जिसकी वहां पे जगरगुंडा से पामेड़ तक मोस्ट सबसे संवेदनशील इलाका है, तेलंगाना को जोड़ता है, उस इलाके का जिस कंपनी के पास सिक्योरिटी रहती है वो कंपनी नंबर 1, उनके भी पलटन, ये तीनों पलटन के कम से कम 500 वहां पे लड़ाकू माओवादियों के थे। उसके अलावा लोकल गोरिल्ला स्क्वाड के भी वहां पे माओवादी वहां पे मौजूद थे। जब उनके तर्रेम से निकले 707 जवानों के साथ मुठभेड़ होती है। इंटेलिजेंस बेस्ड था, लेकिन जो एम्बुश था, एम्बुश में फंस गए माओवादी के, जो एम्बुश थी उसी में फंसे, और उसी में फंसने से हमारे जवानों को दिक्कत हुई। दोनों तरफ से जम के गोलीबारी हुई है, हर किस्म के गोलीबारी, और यूवीजीएल और एलएमजी और AK-47 से फायरिंग हुई। घटना इतना गंभीर कि 22 जवान शहीद हुए, एक अभी भी लापता है, और 31 हमारे जवान को। बड़ा नुकसान भी है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ी है, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश यही कि उन नक्सलियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। स्टेशन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस जो है लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, मास्क लगा के रखें। जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। और बड़ी खबर इस वक्त की, देश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहद अहम बैठक इस वक्त कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह की खबर है कि इस बैठक में कैबिनेट सचिव और नीति आयोग के सदस्य VK पॉल समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। कैसे इसे रोका जाए, क्या रणनीति होगी? माना जा रहा है कि इस बेहद अहम बैठक में इस पर विचार मंथन हो रहा है और कुछ अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार अब से कुछ देर बाद यानी दोपहर 3 बजे एक बेहद अहम बैठक करने जा रही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना पर और सख्ती या फिर लॉकडाउन पर भी फैसला हो सकता है, जिसके संकेत खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही दे चुके हैं कि अगर इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे, लोगों की लापरवाही सामने आती रही, तो लॉकडाउन की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुंबई की दादर सब्जी मंडी में भारी भीड़ की खबर न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री, मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख खुद दादर सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की, साथ ही साथ लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। इससे पहले आज सुबह ही न्यूज 18 इंडिया ने दिखाया कि किस तरीके से दादर सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। इन्हें रोकने वाले ना कोई वहां पर हैं और ना कोई कार्रवाई करने वाले। कई लोग ऐसे में भी नजर आए जो बगैर मास्क के घूम रहे थे। कई लोग ऐसे दिखाई दिए जिनके पास मास्क था लेकिन वो उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन जब पालक मंत्री असलम शेख वहां पहुंचे तो न्यूज 18 ने उनसे भी सवाल किया। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख यहां पर पहुंचे हैं और ये मुंबई के पालक मंत्री भी हैं। तो यहां पर जो पहुंचे हैं लोगों से अपील कर रहे हैं दादर की सब्जी मंडी में कि जो लोग हैं वो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और इसके साथ ही साथ
तमाम लोगों से वो अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो कोरोना के केसेज हैं वो मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये स्थिति कहीं ना कहीं सरकार की चिंता बढ़ा रही है। और यही वजह है कि पूरी दादर की सब्जी मंडी में वो घूम घूम कर लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये कि जिस तरह से दादर की सब्जी में मंडी में जो है नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप देखिए जो मंत्री महोदय हैं वो यहाँ पर अलग अलग दुकानों पर जा रहे हैं और वहाँ पर जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सबसे अहम चीज़ की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखें, क्योंकि मुंबई में केसेज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि जो लोग हैं वो आप यहाँ पर लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से भी बात करना चाहूँगा। सर, लगातार जो दादर की सब्जी मंडी है वहाँ पर सुबह देखने को मिलता है काफ़ी भीड़ होती है और कोविड नियमों का पालन नहीं होता है। हमारी कोशिश पिछले 10 दिनों से है। हमने तमाम व्यापारी मंडलों से मीटिंग लिया, हमने बाकी के लोगों से मीटिंग लिया। सबसे कह रहे हैं कि भैया आप लोग अगर इसी तरीके से गर्दी रखाएंगे और इसी तरीके से अगर केस बढ़ेगा तो हमें कुछ ना कुछ कार्रवाई पे मजबूर करेंगे। आप लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, संकेत भी मुख्यमंत्री ने दिया था, तो अभी तक कोई फैसला हुआ है कि आखिर क्या होने वाला लॉकडाउन? हमारी कोशिश ये है कि लॉकडाउन मुंबई शहर में ना हो, इसलिए हम बार बार जो है वो हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप होम डिलीवरी दे दो। लोगों को नियम पालन करना होगा। अगर लोग नियम पालन नहीं करेंगे तो फिर सरकार को आज ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लॉकडाउन लगाने को लेकर, मिनी लॉकडाउन लगाने को लेकर विचार हो चुका है। मुख्यमंत्री चेतावनी दे चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन लोग हैं कि वो मानने को तैयार नहीं, और जो प्रशासन है, बीएमसी जो लोकल प्रशासन होता है, वो भी यहाँ पर सख्ती बरतने को तैयार नहीं है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। और कितनी बड़ी तादाद में लापरवाही देखी गई थी। न्यूज़ 18 इंडिया ने वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाया। सुबह सुबह भारी भीड़ दादर सब्जी मंडी में, जबकि यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अब आखिरकार दिल्ली लौट आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और ऐसे में जबकि लगातार चुनाव प्रचार के लिए वो दूसरे राज्यों के दौरे पर थे, छत्तीसगढ़ में हुआ एक बड़ा नक्सली हमला। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर यह हमला किया गया था, जिसमें कुछ जवान अब भी घायल हैं। असम दौरे में उन्होंने बदलाव किया है और अमित शाह अब दिल्ली वापस लौटने वाले हैं, क्योंकि अपने प्रोग्राम में उन्होंने बदलाव किया है असम दौरे पर, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन असम के लिए था। 3 चरणों में असम में चुनाव हो रहा है और 6 तारीख को होने वाले मतदान से पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। धुआंधार चुनाव प्रचार करने के लिए अमित शाह एक बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर बीजेपी की ओर से प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब वो दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। अपने कार्यक्रमों में बदलाव करते हुए गृह मंत्री वापस दिल्ली लौटेंगे। असम में जहां हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी वो वोट की अपील करने वाले थे, जिनके चुनाव प्रचार पर 48 घंटे की चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, उनके विधानसभा क्षेत्र में भी अमित शाह की रैली और साथ साथ असम के और दौरे पर थे। 6 तारीख को असम में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, लेकिन अमित शाह दिल्ली लौटने वाले हैं अपने कार्यक्रमों में फेरबदल करते हुए। ऐसे में जबकि खबर मिली कि छत्तीसगढ़ में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी फोन पर बातचीत की है। केंद्र से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत एक्शन में आने के लिए कहा गया है और जहां ये वारदात पेश हुई है वहां पहुंचने के भी निर्देश गृह मंत्री की ओर से दिए गए। लेकिन अपने कार्यक्रम में भी गृह मंत्री अमित शाह ने बदलाव किया है और अब वो तुरंत असम से दिल्ली वापस लौटने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जो तमाम स्टार प्रचारकों में सबसे अहम माने जाते हैं, बीजेपी की ओर से एग्रेसिवली धुआंधार प्रचार करने के लिए उनके डिमांड बीजेपी उम्मीदवारों की ओर से, और इसी कड़ी में जो वो असम में थे, आज असम में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्योंकि तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव जो 6 तारीख को होना है, आज ये चुनाव प्रचार थम रहा था। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, आखिर किस तरह का और क्यों ये बड़ा बदलाव करने को मजबूर हुए गृह मंत्री अमित शाह?
प्रशांत, दो चीजें साफ है। कल जो सुकमा की जो घटना हुई है उसने काफी झकझोर कर रख दिया, क्योंकि अरसे से ऐसी घटनाएं हो नहीं रही थी और सरकार ने काफी हद तक काबू में पाया हुआ था नक्सली हमलों को और नक्सलियों को भी। ऐसे जब चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के सुकमा में इस तरह से जवानों की और सैनिक बल के जवानों की जिस तरह से हत्या हुई है, नक्सलियों ने की है, इसको लेकर काफी संवेदनशील हैं गृह मंत्री, और इसीलिए उन्होंने कल अपनी संवेदना भी जाहिर की थी और उसी के कारण आज दौरे को कट शॉर्ट किया है। उनको 3 रैलियां करनी थी असम में और एक रैली उनको हेमंत विश्व शर्मा के इलाके में करनी थी, लेकिन पहली रैली करने के बाद ही वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और अब वहां जाकर वो पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे और आगे का कोर्स ऑफ एक्शन बनाएंगे, कैसे इन सुकमा में कैसे इसको डील करना है नक्सलियों को। अमिताभ, लेकिन अगर अपने पूरे कार्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं गृह मंत्री, दिल्ली वापस लौट रहे हैं, कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से एग्रेसिवली चुनाव प्रचार में वो शामिल होते हैं, अब इस पर भी एक बड़े एक्शन की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह बना सकते हैं, जिस तरह से घात लगाकर नक्सलियों का हमला हुआ? देखिए, किसी भी तरह की हिंसा है, प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे गृह मंत्री, लगातार उन्होंने उसकी निंदा की और उसको काबू में पाने की उन्होंने हमेशा हर संभव उपाय किया है। जिस तरह से नक्सली हमलों से जूझने के लिए अर्धसैनिक बलों को नए नए इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, नए हथियार दिए जा रहे हैं, नए वस्त्र दिए जा रहे हैं, एंटी लैंडमाइन ऑपरेशन के लिए सबको नई नई चीजें मुहैया कराई जा रही है। तो मुझे लगता है कि एक एग्रेसिव स्टैंड अब जरूर बढ़ेगा, क्योंकि काफी दिनों से इन सब घटनाओं पे काबू पाया हुआ था सरकार ने, और ऐसी घटना अगर ऐसे वक्त हुई है जब 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो जाहिर तौर पर नाराजगी सरकार के अंदर है और काफी गृह मंत्री ने खुद संवेदना जताई और वापस गए। पूरी घटनाक्रम की वो मुझे लगता है कि तफसील और जड़ तक जरूर जाएंगे। और गृह मंत्री अब बहुत जल्द असम से दिल्ली वापस लौटने वाले हैं।